गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे रेगुलरली। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन अपना टॉपिक साइंस, सब्जेक्ट साइंस में अपन बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 मोशन। तो चलिए मोशन के बारे में आगे स्टडी करते हैं। चलिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था मोशन के बारे में। अपना टॉपिक है मोशन, गति। और गति में हमने लास्ट लेक्चर में अपन ने बात कर ली थी विस्थापन तक, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या कहा था कि जैसे अपने पास एक पॉइंट है ये, जैसे एक ये रेखा है, इस पे मेरे पास पॉइंट ये है और इसके पास मेरे पास एक पॉइंट है वे भी। ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है कि यदि किसी कण द्वारा एक निश्चित समयांतराल में प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का अंतर है, वो विस्थापन कहलाता है। यानी कि वी बी माइनस वी ए, ये क्या था, विस्थापन। यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य यदि कोई कण गतिशील है तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्पीड। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्पीड। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो चैप्टर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आपको कोई भी एक राशि दे देगा, क्वांटिटी दे देगा, उसकी क्या पूछ लेगा, बीमा पूछ लेगा, डायमेंशनल, उसका यूनिट पूछ लेगा, या इसमें आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं, विदाउट वेस्ट योर टाइम अपन बात करते हैं आज के टॉपिक स्पीड। स्पीड या चाल। देखिए, आपने मैथमेटिक्स में स्पीड को बहुत अच्छे से पढ़ा है और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है बहुत अच्छे से, समय, काम एवं मजदूरी, या फिर जो ट्रेन वाला चैप्टर है उसमें आपने स्पीड को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए यहाँ से चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय है। तो यहाँ से यदि हम इसकी यूनिट निकालना चाहें, इसकी यदि यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट क्या होगी। देखिए दूरी किस में मेज़र की जाती है, मीटर में, समय को सेकंड में। तो देखिए इसका जो मात्रक हो जाएगा, जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर बटे सेकंड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकंड। ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में मेजर। अब देखिए स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। स्पीड की डेफिनेशन देखिए इधर, परिभाषा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी कि आपकी डेफिनेशन क्या होगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि स्पीड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि जो दूरी और समय का अनुपात है वो स्पीड के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर सेकंड इनवर्स।
और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन, इसकी विमा क्या हो जाएगी, देखिए इधर ये क्या है लेंथ, ये क्या है लेंथ और ये क्या है टाइम। और जब हम इसको क्या करते हैं डायमेंशन के रूप में लिखते हैं तो बड़ा वाला ब्रैकेट मास 0, लेंथ L1 और टाइम क्या है -T1, ठीक है। और एरिया भी आप इसको क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L1 T-1। बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपको या तो पूछ लेगा कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि स्पीड का फॉर्मूला नहीं पूछा जाता क्योंकि ये आम बात होगी। हाँ, यहाँ से आपको इसकी यूनिट पूछी जा सकती है, यूनिट के अलावा इसकी आपको डायमेंशन पूछी जा सकती है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन इसके बारे में बात करेंगे, द टाइप ऑफ स्पीड, कि स्पीड है वो कितने प्रकार की होती है। ओके, चलिए मैं यहाँ से वाइप कर रहा हूँ इसको। अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ स्पीड, राइट, टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड, गति के प्रकार या चाल के प्रकार, गति के प्रकार। देखिए गति है वो 3 प्रकार की होती है। देखिए फ्रेंड्स, गति है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो क्या होगी, एक समान गति या स्थिर गति। एक समान गति, गति चाल ही होती है, ठीक है। एक समान गति या स्थिर गति, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। दूसरी क्या हो जाएगी, अस्थिर चाल, अस्थिर चाल या असमान चाल, अस्थिर चाल या असमान चाल। इंग्लिश वालों के लिए क्या हो जाएगी ये, अनयूनिफॉर्म स्पीड और आर्बिट्री या वेरिएबल बोल सकते हो आप इसको, वेरिएबल स्पीड। और लास्ट क्या है इसमें आपकी लास्ट क्या है फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड, औसत गति, औसत गति। तो देखिए इसमें जो ये औसत गति है, यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। ओके, तो चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इन डिटेल। तो देखिए एक समान गति या स्थिर गति क्या होती है, हमने बात करी कि गति है वो 3 प्रकार की होती है, एक समान गति, स्थिर या असमान गति और औसत गति, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, अनयूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। तो देखिए हम एक समान गति किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहेंगे, जब हमारे पास क्या हो कि जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे मेरे पास कोई कण है, क्या है, पार्टिकल है एक, जैसे मेरे पास एक पार्टिकल है और ये क्या कर रहा है, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में और समान गति करता है, समान गति करता है। तो जो ये कण है इसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे आप क्या कर रहे हो कि झुंझुनू से जयपुर जा रहे हो बाइक से, झुंझुनू से जयपुर जा रहे हो आप,
NH52 लेके आप झुंझुनू से जयपुर जा रहे हो या जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, जयपुर से कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो आपकी जो बाइक की स्पीड रहेगी हाईवे पे या आपकी जो गति रहेगी वो क्या गति रहेगी, एक समान गति रहेगी। बात समझ में आ गई। यानी कि जब एक बाइक झुंझुनू से जयपुर आ रही है और जयपुर से दिल्ली जा रही है तो हाईवे पे जो गति होती है उस बाइक की वो क्या गति होती है, एक समान गति होती है। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इधर लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। जब किसी वस्तु की समान समय अंतराल, जब किसी वस्तु की समान समय अंतराल में समान गति होती है, जब किसी वस्तु की समान समय अंतराल में समान गति होती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है, एक समान गति या स्थिर गति तो होती है। तो ऐसी गति समान गति या स्थिर गति कहलाती है। ठीक है। अब आपको पता लग गया कि एक समान गति ऐसी होती है, तो फिर असमान गति कौन सी होगी, असमान गति कौन सी होगी, यानी कि एक ऐसी किसी वस्तु की ऐसी गति जिसमें क्या हो, समान अंतराल में वो निश्चित अनिश्चित दूरी तय करे, समान समय अंतराल में क्या करे, अनिश्चित गति करे, और अनिश्चित गति करते हुए क्या करे, अनिश्चित दूरी तय करे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समान अंतराल में किसी वस्तु द्वारा अनिश्चित दूरी तय करना। बात समझ में आ गई। और ये क्या हो जाएगी, औसत गति। अब जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल बता दूं कि जैसे आप बाइक लेके मार्केट जा रहे हो तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आपकी बाइक की स्पीड क्या होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी आप रुक भी जाओगे। तो कहने का मतलब क्या होगी, वहाँ पे आपकी असमान स्पीड होगी, और असमान स्पीड होगी तो आप अनिश्चित दूरी तय करोगे। बात समझ में आ गई। तो चलिए इधर औसत गति क्या हो जाएगी, औसत गति क्या हो जाएगी, जब आप समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि समान दूरी तय करने के लिए समान समय और समान दूरी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड। यानी कि औसत गति क्या हो जाएगी यहाँ से, कुल दूरी बटे कुल समय। यदि आप मान के चलिए कि आपकी एवरेज स्पीड है, स्पीड ऑफ एवरेज, आप ये मानिए कि आपने स्पीड क्या करी, S1 S2 S3 डॉट 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 Sn, तो उसमें आपको टाइम क्या लगेगा, T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn। तो आपकी जो ये एवरेज स्पीड कहलाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपका जो ये समीकरण है ये क्या हो जाएगा, औसत गति का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ एवरेज स्पीड, औसत गति का समीकरण। यहाँ से एवरेज गति से क्या बन सकता है, आपका न्यूमेरिकल बन सकता है कि आपको 2-3 स्पीड दे देगा, आपको कह देगा
कि एक कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दूसरी एक बाइक है वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और एक दे देगा ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और तीनों है वो एक निश्चित दूरी तय करते हैं, तो उनकी औसत गति क्या होगी। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे वेग, वेलोसिटी। अब अपन बात करेंगे वेग की वेलोसिटी। देखिए कि जो चाल होती है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। स्पीड कभी भी शून्य नहीं हो सकती और ना ही ऋणात्मक हो सकती, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण देखिए इधर की स्पीड है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव और शून्य नहीं हो सकती, जिसके कारण क्या हो जाएगी, ये अदिश राशि यानी कि यह दिशा पे डिपेंड नहीं करती, ओनली किस पे डिपेंड करती है, परिमाण। यह परिमाण पर आधारित है। स्पीड होती है वह परिमाण पर आधारित होती है, अदिश राशि होती है, दिशा पर आधारित नहीं होती। तो जो स्पीड होती है और वेलोसिटी होती है, इसमें सिर्फ यही फ़र्क होता है कि दोनों की डायमेंशन सेम होती है। भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर स्पीड है और एक वेलोसिटी है। चलिए इस क्वेश्चन की अपन बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी वेग। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको पहली बात तो क्या है कि आपको उनका फॉर्मूला आना ज़रूरी है। यदि आपको उसका फॉर्मूला याद है, जैसे वेग है, वेग का फॉर्मूला याद है, चाल है, चाल का फॉर्मूला याद है, तो आप डेफिनेशन और उसकी डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो, उसकी यूनिट भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात यही है कि आप जब फिजिक्स पढ़ो तो एक बार उसको अच्छे से देख लिया करो कि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले पे ही डिपेंड है पूरी फिजिक्स। तो चलिए अपन बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि किसी कण द्वारा या किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। बात समझ में आ गई। यानी कि हम इस फॉर्मूले की सहायता से अपन डेफिनेशन खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या होगी कि जब किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेलोसिटी। और विस्थापन मैंने आपको बताया था कि अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, यानी कि उन दोनों पॉइंटों के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या होता है, विस्थापन। और विस्थापन को किससे मेज़र किया जाता है, मीटर से, क्योंकि विस्थापन होता है वो भी एक क्या होती है, दूरी होती है। बात समझ में आ गई। तो चलिए विस्थापन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का वेग कहलाता है। बात समझ में आ गई। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, गतिशील है।
कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, मूविंग स्थिति में है, और उसमें क्या होगा कि विस्थापन है वो क्या होगा, विस्थापन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी है वो क्या होती है, विस्थापन और समय का रेशियो, यानी कि हम समय और विस्थापन का अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसका वो क्या हो जाएगा, मात्रक यूनिट क्या हो जाएगी विस्थापन की, सॉरी इसकी वेलोसिटी, वेग की, वेग इक्वल्स टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, समय को टाइम से या सेकंड से। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। और इसकी बीमा क्या होगी बच्चों, इसकी बीमा क्या होगी, बीमा सेम हो गई ना, जो स्पीड की बीमा थी वो इसकी हो जाएगी L1 T-1। अब यहाँ से देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेग है, वेग सदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। दूसरी बात, वेग का मान नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब यदि आपके दिमाग में यहाँ से क्वेश्चन आया होगा कि सर स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मात्रक, यानी कि दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। दोनों की डायमेंशनल क्या होती है, दोनों की विमा भी क्या होती है, सेम होती है। फिर भी स्पीड है वो क्या है, वेक्टर स्केलर फॉर्म, और आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वेक्टर फॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि ये अदिश होती है और ये सदिश होती है। ऐसा क्यों है, ऐसा फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि जो वेग होता है, जो वेग होता है वो क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी। यानी कि यदि हम अपने मूल पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ से मूल बिंदु की बात करते हैं, तो मूल बिंदु से हम यदि इधर फोर्स लगाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, यदि इधर फोर्स लगाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन, और यदि नहीं लगाएंगे तो ज़ीरो। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती होता है। आप जिधर भी लगाओगे वही डायरेक्शन काम आएगी। यदि मूल बिंदु से दाईं ओर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यदि मूल बिंदु से बाईं ओर लगाओगे तो नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वेग है वो दिशा पे डिपेंड करता है, और जो दिशा पे डिपेंड करती है वो क्या होती है, सदिश, और जो दिशा पे डिपेंड नहीं करती वो क्या होती है, अदिश। तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन, इसकी यूनिट और इसकी विमा, और ये 2 पॉइंट नोट लगा करके लिख लीजिए इनको, नोट। अब चलिए हम बात करते हैं आगे, टाइप ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग है वो कितने प्रकार का होता है। भाई जिस प्रकार से स्पीड अपनी 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार जो अपनी वेलोसिटी है वो भी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स। तो चलिए हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं।
चलिए, टाइप ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। फर्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरी एवरेज वेलोसिटी। तीसरी एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए, यहाँ से इनकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी क्या है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। तो ये क्या हो जाएगी? एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। औसत वेग। अब देखिए, आपको पता है कि वेग की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मैंने बताया था, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो देखिए क्या हो जाएगी, एक समान वेग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक समान वेग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, यानी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसका वेग क्या होगा? तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि यदि कोई वस्तु गतिशील है और वो क्या कर रही है? समान अंतराल में समान विस्थापन तय कर रही है, तो उस वस्तु का जो वो वेग होता है वो क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। सेम डेफिनेशन इधर, जस्ट इसके अपोजिट कि क्या होगा कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है, तो उस वस्तु का जो वेग होता है वह वेग क्या कहलाता है? असमान वेग। एक बार फिर देखिए कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है तो उस स्थिति में वस्तु का वेग क्या होगा? असमान वेग। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यानी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करती है तो टोटल विस्थापन बटे टोटल समय, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी एवरेज क्या हो जाएगी? कुल विस्थापन बटे में कुल समय, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। बात समझ में आ गई कि एवरेज क्या हो जाएगी? एक वस्तु द्वारा समान समय अंतराल भिन्न भिन्न दूरियां या विस्थापन तय करना औसत वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ एवरेज, और वो क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि वेग क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में
एक समान समय अंतराल में क्या करती है, विस्थापन तय करती है, तो वो क्या कहलाती है, वो वेग होता है। या एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, एक ही बात है। अब जो वेग है वो क्या होती है, वेग है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर सेकंड इनवर्स। इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, L1 T-1। अब जो वेलोसिटी होती है ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी और तीसरी एवरेज वेलोसिटी। यानी कि एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। एक समान वेग कौन सा हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो वो क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। असमान क्या हो जाएगा, जब समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे वो क्या कहलाएगा, आपका अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एवरेज क्या हो जाएगा कि समान समय अंतराल में अलग अलग विस्थापन, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन या भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टोटल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, वो क्या हो जाएगा आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट करते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण की बात करते हैं। चलिए कि त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ठीक है। चलिए एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन, त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला। त्वरण क्या होता है, ए वेक्टर की आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजर में हमने बात करी थी कि त्वरण वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। और त्वरण क्या होता है, क्या होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इधर त्वरण की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो देखिए यहाँ से आप यूनिट निकालोगे तो क्या आएगी, आप यहाँ से इसकी यूनिट निकालोगे तो क्या आएगी, बताओ। तो चलिए आपने निकाल ली होगी। तो देखिए इधर वेग, वेग क्या होता है, वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर अपॉन सेकंड इन स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगी, मीटर तो लेंथ और टाइम टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये इसकी विमा होगी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो देखिए इधर एकांक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर,
एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी से डेफिनेशन बनाई है। तो देखिए एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर है वो क्या होती है, एक्सीलरेशन के इक्वल होती है। और मैंने क्या बताया कि जो आपका त्वरण होता है वो क्या होता है, त्वरण है वो सदिश राशि होती है, त्वरण है वो क्या होती है, सदिश राशि। दूसरी बात, त्वरण को ए वेक्टर से दर्शाते हैं, यानी कि इसका प्रतीक क्या है, ए वेक्टर। ये जो मैंने एरो का साइन लगाया है ये तीर का निशान है, इसको वेक्टर बोलते हैं, यानी कि ये सदिश राशि को डिनोट करता है। बात समझ में आ गई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड इन स्क्वायर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन L1 T-2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। ये इसकी विमा, ये इसका यूनिट और ये इसका फॉर्मूला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन कि त्वरण है वो कितने प्रकार का होता है, त्वरण है वो कितने प्रकार का होता है। यदि इधर देखिए, इधर यदि एक कंडीशन है इसमें, केस फर्स्ट, यदि डेल्टा टी समय में वेग u से v हो जाता है, u से v हो जाता है तब त्वरण, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से जो ये त्वरण है इससे आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो देखिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टू, v माइनस यू अपॉन टू, v माइनस यू अपॉन टू नहीं डेल्टा टी। ये आपका समीकरण नंबर 1। यदि क्या हो, आंशिक समय डेल्टा टी में वेग u से v हो जाता है तब त्वरण क्या होता है, v माइनस यू, यानी कि एक्सीलरेशन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लगा समय क्या होता है, त्वरण के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो उतार रहा है वो उतारिए। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन कि मोशन है वो कितने प्रकार का होता है। तो सेम प्रोसेस है कि मोशन है वो 3 प्रकार का होता है। पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा अनयूनिफॉर्म और तीसरा एवरेज मोशन। बात समझ में आ गई। एवरेज एक्सीलरेशन, मोशन की बात नहीं कर रहे, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अनयूनिफॉर्म और एवरेज एक्सीलरेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। और ये मैंने कितने टाइप का बताया, 3 टाइप। फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और थर्ड एवरेज एक्सेलरेशन। फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण
असमान त्वरण, और तीसरा औसत त्वरण। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो औसत त्वरण से ही बन सकता है, औसत त्वरण से बन सकता है, या फिर बनेगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एग्जाम्पल दे देगा और बताइए कि निम्न में से एक समान त्वरण कौन सा है या असमान त्वरण कौन सा है, और उधर से बनेगा तो न्यूमेरिकल का बनेगा। तो चलिए अपन इनकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एक समान त्वरण क्या होगा, आपको त्वरण की डेफिनेशन पता है क्या होती है, डेल वी अपॉन डेल टी, यानी कि एकांक समय में क्या हो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो देखिए इससे एक समान त्वरण क्या हो जाएगा कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो समान समय अंतराल में वो क्या हो, वहाँ से समान त्वरण उत्पन्न हो, यानी कि समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न होता है, तो ऐसा एक्सीलरेशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेम इसी में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, कि जब समान समय अंतराल में और क्या हो, असमान त्वरण उत्पन्न हो, तो वो क्या हो जाएगा, अन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और एवरेज क्या हो जाएगा कि जब समान समय अंतराल में यदि आपको भिन्न भिन्न एक्सीलरेशन प्राप्त हो तो उनका सम अपॉन टाइम का सम, और उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन। कैसे, जैसे कि आपको क्या प्राप्त हो जाए, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v1 डेल v2 डॉट 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 डेल vn अपॉन डेल्टा t1 डेल t2 प्लस डॉट डॉट डेल tn, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन आज के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि गति के समीकरण को देने के लिए गैलीलियो नामक का वैज्ञानिक तथा आपने नाम सुना होगा न्यूटन, गैलीलियो और न्यूटन ने अपने क्या करा कि गति के समीकरण को देने की चेष्टा की। फिर क्या हुआ कि सन 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने एक अपनी पुस्तक लॉन्च की, और जिसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया में इसने क्या करा कि गति के 3 नियम दिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि गति के समीकरण में सबसे पहले क्या हुआ कि गैलीलियो और न्यूटन नामक के 2 वैज्ञानिकों ने क्या करा
कि गति के नियमों को समझाने की चेष्टा की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गैलीलियो ने और न्यूटन ने, इनका दोनों ने क्या करा कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपनी एक पुस्तक लॉन्च करी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, और उसमें क्या करा, इन्होंने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया, जिसके बारे में इन डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे। और वो गति के 3 नियम कौन कौन से थे? गति का प्रथम नियम, या जड़त्व का नियम, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। दूसरा गति का द्वितीय नियम, और तीसरा गति का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इनके बारे में इन डिटेल, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक होने वाला है, इनके बारे में हम कल डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि साइंस की क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। धन्यवाद।